नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये आपकी ईवीएस की क्लास है। हम लोग ईवीएस में अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या हैं और उसके जो 4 मुख्य बिंदु हैं जो जैविक और अजैविक घटक के। और इसके बाद जो है हमने देखा था कि स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। हम पिछली क्लास में अपने वायुमंडल पढ़ रहे थे और वायुमंडल की परतें पढ़ रहे थे। हमने ये देख लिया था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती हैं, वायुमंडल होता क्या है। गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और उसकी हम कुछ संस्तर पढ़ रहे थे जिसको हम कहते हैं वायुमंडल की परत भी कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल कितनी उसकी अवस्थिति क्या है, क्षोभ मंडल की समताप मंडल की अवस्थिति क्या है, मध्य मंडल की अवस्थिति क्या है, ताप मंडल की अवस्थिति क्या है, ताप मंडल के भीतर ही एक आयन मंडल होता है, उस आयन मंडल की अवस्थिति क्या है, और हमने देखा था कि बाह्य मंडल क्या है। तो यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और जो हम नोट्स लिखवा रहे थे उसमें कुछ चीजें थी कि क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और वो कार्य कैसे करता है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हमने देखा था कि समताप मंडल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसके अंदर जो है ओजोन परत के बारे में हमने पढ़ा था कि एक मोटी सी एक परत होती है ओजोन की जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि मध्य मंडल में क्या क्या होता है। उल्कापात सबसे ठंडा जो क्षेत्र है पूरे वायुमंडल का वो मध्य मंडल है, क्योंकि वहाँ जो तापमान है वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है। हमने तापमान भिन्नता भी देखा इन तीनों मंडलों में। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे कि ताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। उसके बाद जो हमने अभी तक पिछले 2 क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से हम और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहां हमने पिछला छोड़ा था उसी के आगे। ये हमने पढ़ लिया था, क्षोभ मंडल भी पढ़ लिया था, हमने देख लिया था, समताप मंडल भी देख लिया था, मध्य मंडल यहां तक हमने कल कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मध्य मंडल होता है उसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो आपकी 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में होती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती रहती है और जो औसत तापमान इस पूरे क्षेत्र का होता है वो हम मान के चलते हैं कि करीब करीब 80 से 85 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है। लेकिन कहीं कहीं हम ये भी जानते हैं कि -100 डिग्री सेल्सियस तक भी इसमें तापमान जा सकता है। तो इस क्षेत्र में सबसे ठंडा होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे सौर मंडल से जो उल्कापात होता है वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। वो मध्य मंडल के भीतर जब वो प्रवेश करते हैं उल्का, तो वो उसी के बीच में समाप्त हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक है। और इसके बाद जो है हमने ये देखा था कि पृथ्वी की सतह के लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच इसकी अवस्थिति है। हाँ, पृथ्वी के बीच में इसकी अवस्थिति जो है वो कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। मध्य मंडल की ऊंचाई के साथ साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है, यानी जैसे जैसे ताप ऊपर ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान इसका गिरता जाएगा। ठीक है। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान होता है। ये क्या होता है, आपका सबसे ठंडा स्थान होता है जिसका औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस, -85 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है कि औसत तापमान जो है -120 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक है। मध्यमंडल की ऊपरी परत में मौजूद दुर्लभ जलवाष्प रात में बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के वायुमंडल को सबसे ऊंचे बादल होते हैं। ठीक है। और इसके बाद से हमने देखा कि उल्का पिंड, मैंने आपको बताया था कि जो उल्का पिंड होते हैं इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं और इसी में वो समाप्त हो जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्य मंडल तक पहुंच सकते हैं। जो रॉकेट होता है, हमने आपको बताया था कि समताप मंडल में जो विमान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनके लिए उपयुक्त वातावरण होता है क्योंकि वहां मौसमी बदलाव नहीं होते हैं, वहां एक जैसा मौसम होता है, बादलों से मुक्त होते हैं, बहुत कम छोटे मोटे
मोटे बादल होते हैं वहां पे, तो जो हवाई जहाज हैं वो समताप मंडल में उनके लिए उपयुक्त पर्यावरण है, उपयुक्त वातावरण है। तो हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ सकते हैं, उनके लिए उचित होता है उड़ना। और जो रॉकेट हैं वो आपके शोभ मंडल समताप मंडल होते हुए रॉकेट मध्य मंडल तक जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं अब तापमंडल। ठीक है, जो तापमंडल होता है इसकी सतह जो होती है वो लगभग 80 से 700 किलोमीटर के बीच में होती है। मोटा मोटा कहा जाए तो कहीं कहीं इसको 700 किलोमीटर की जगह कहीं कहीं इसको दिया हुआ है कि ये 640 किलोमीटर भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। लेकिन हम एक एवरेज लेते हैं तो 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में एक इसकी हम अवस्थिति को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे निचले हिस्से में इसके आता है आयन मंडल। मैंने आपको बताया था कि जो आयन मंडल होता है वो आपका तापमंडल का ही एक पार्ट होता है, यानी तापमंडल का हिस्सा होता है। इस तापमंडल को हम अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोस्फियर। आप अंग्रेजी नाम भी जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी नाम याद रखने का कारण यह है कि कई बार क्या होता है, अंग्रेजी के ही शब्द दे दिए जाते हैं आपको। ये ताप मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या फिर जो है आपका बाह्य मंडल, ये ना देके ताप मंडल की जगह आपको दे देगा थर्मोस्फियर, शोभ मंडल की जगह आपको दे देगा ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल की जगह आपको दे देगा स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल की जगह आपको दे देगा मीजोस्फियर, और बाह्य मंडल की जगह पे आपको दे देगा एक्सोस्फियर, और आयन मंडल की जगह पे वो आपका एनोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, आयन मंडल आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, तो आप उसमें उसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है कि यहां यह परत सूर्य के बहुत करीब होती है। ठीक है, यहां 2000 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक का तापमान पहुंच सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने आपको जो बताया था, एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। ब्लैंक शीट कहाँ भैया, ब्लैंक शीट आ जाइए। मैंने जो आपको ये एक फिगर बनाया था, जो एक चार्ट बनाया था हमने इस तरह से। ठीक है, ये एक हमने चार्ट बना लिया। ये हो गई आपकी पोल, यानी इसको हम कहते हैं ध्रुव, और ये हो गया आपका इक्वेटर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा। ठीक है, तो पोल और भूमध्य रेखा। तो यहां पे जब हम इसका ये बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, तो ये 8 किलोमीटर, ठीक है, ये 18 किलोमीटर, पोल पे ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। ये जो ऊंचाई है ये किसकी है, ये है शोभ मंडल की। शोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ट्रोपोपॉज, या फिर हिंदी में इसको हम कहते हैं शोभ सीमा। ठीक है, अब इसके आगे आता है हमारा एक लाइन, हम ये लेते हैं, ये 50 किलोमीटर तक, ये जो ऊंचाई है ये है 50 किलोमीटर की। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, ये आपका कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर, या फिर इसको हम कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, और इसी में एक करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास, चलिए इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका, ये समताप मंडल है, समताप मंडल। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, इसको चलिए
इससे बना लेते हैं। हाँ ठीक है, ये एक परत होती है आपकी, इसको हमने बोला था, ये कौन सी परत होती है, करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास, ये होती है ओजोन लेयर। ठीक है, जो कहाँ आपका मौजूद होता है, ये ओजोन लेयर आपका मौजूद होता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक, ये क्या करता है, ये जो हमारा सूरज होता है, ये जो सूरज दादा है, इनकी जो रेडिएशंस आती हैं, ये जो यूवी रेज जो होता है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, इनको पृथ्वी की सतह तक, पृथ्वी की सतह हमारी ये थी, ठीक है, यहां तक पहुंचने से इसको वो रोकती हैं। ठीक, अब हम इसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो आता है क्या, इसके ऊपर जब हम बढ़ रहे हैं तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा है मीजोस्फियर यानी मध्यमंडल। ठीक है, और इसके ऊपर आपका ये तापमंडल, थर्मोस्फियर। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा होता है ये बाह्य मंडल यानी एग्जोस्फियर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम शोभ मंडल में होते हैं तो शोभ मंडल में क्या होता है कि शोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर हाइट के साथ हाइट बढ़ेगी यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो डाउन आएगा। ठीक है, यानी तापमान गिरेगा। फिर जब हम इससे इस शोभ सीमा को पार करके हम जब समताप मंडल में जाते हैं तो समताप मंडल में कुछ समय तक के लिए जो तापमान है वो सामान्य बना रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन उसके बाद से जब वो ऊंचाई पे जाता है तो हाइट के साथ क्या होगा, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर यानी तापमान भी बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। फिर जब हम ये जो हिस्सा है ये समताप मंडल का, समताप मंडल को जब हम पार कर लेते हैं तो इस वाले रीजन को, हाँ ये मैंने नाम कल आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज या फिर समताप सीमा। ठीक है, ये हो गया समताप सीमा। तो जब हम समताप सीमा को पार करके हम मध्य मंडल की ओर जब अग्रसर होते हैं तो मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान जो है वो गिरेगा। ठीक, फिर जब हम मीजोपॉज पे आ जाते हैं, ये आपका ये जो सीमा है ये आपकी क्या है, ये मीजोपॉज है, इसको हम कहते हैं मध्य सीमा। ठीक है, मीजोपॉज, मीजोपॉज या मध्य सीमा। ठीक है, जब हम मीजोपॉज को पार करेंगे तो फिर से क्या होगा, जो हाइट के साथ साथ जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से तापमान बढ़ता जाता है, फिर जैसे जैसे हम बाह्य मंडल में जाते हैं तो तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पूरा जो हम आपको समझाने का एक वो था कि तापमान ऊंचाई के साथ कब बढ़ता है कब घटता है, ये हमने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे थे तापमंडल, तो ये हमने आपको बता दिया तापमंडल। ठीक है, तापमंडल में इसके जो टेम्परेचर है वो कितना तक जा सकता है, तापमंडल में टेम्परेचर जा सकता है आपका करीब करीब 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, इसके बाद से ये कहता है कि इस परत में यहां पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व तो सबसे कम होता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि शोभ मंडल जो होता है, शोभ मंडल में जो घनत्व है, शोभ मंडल सबसे सघन क्षेत्र होता है। सघन कौन सा है, सघन है शोभ मंडल, सघन है शोभ मंडल। ठीक है, और शोभ मंडल सबसे सघन है। ठीक है, और सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व जो होगा वो होगा तापमंडल का। ठीक है, सबसे कम घनत्व तापमंडल का होता है। अरोरा बोरियालिस एक चीज है जो हम आपको आगे बताएंगे, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस, ये सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उसके ऊपर है। तो इसको हम आगे जब आपको, या फिर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, हम जब आगे की क्लासेस लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की क्लास लेंगे, तो उस टाइम पे हम वैश्विक तापन जिसको कहा जाता है, तो उस टाइम पे हम अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस को हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये जो हो गया कि इसी में आपका इंटरनेशनल
जो स्टेशन होते हैं वो तापमंडल में और बाह्य मंडल की सीमा के आसपास जो होते हैं, ये जो इंटरनेशनल स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको कहा जाता है आईएसएस, जो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसको अंग्रेजी में बोला जाता है, या फिर जो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, वो इसी में ये तापमंडल और बाह्यमंडल के सीमा पर इसको रखा जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया यहां तक। ठीक है, अब हम देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल कोई अलग से परत नहीं होती है, हमने आपको पहले ही बताया था। आयन मंडल जो होता है वो आपका तापमंडल का ही हिस्सा होता है। तो जब आयन मंडल तापमंडल का हिस्सा होता है तो वो तापमंडल में किस जगह होता है, तो आयन मंडल आपका तापमंडल का सबसे निचली परत होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा आपका आयन मंडल होता है। आयन मंडल, अच्छा इसको हमने इसको अलग क्यों किया है, क्योंकि आयन मंडल में ही जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल तक जाके वहीं से टकरा के फिर वो वापस धरती पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आयन मंडल की जो उपयोगिता है वो यही है कि यहां पे आपका रेडियो तरंगे जो हैं वो वापस आ जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा है कि ये कोई अलग से परत नहीं है, बल्कि ये अन्य वर्णित इसके बजाय आयन मंडल मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल में है। ठीक है, ये अवशोषित ऊर्जा के स्तर पर बढ़ता और सिकुड़ता है। यह एक विद्युत प्रवाहकीय क्षेत्र है। क्या है ये? विद्युत प्रवाहकीय क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत प्रवाहकीय क्षेत्र है, रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम है। ठीक है, तो आप जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, आप लोग जो रेडियो सुनते होंगे, वो सबका जो रेडियो स्टेशंस हैं और तो इनके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहीं पे आपके स्थापित होते हैं। ठीक, आयन मंडल में, और ये यहीं से क्या होंगे कि ये पृथ्वी से, जैसे हम देखते हैं कि, चलिए मैं आपको बताता हूं, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, यहां से हमने कोई संकेत भेजा तो जो यहां पे इनका ये रेडियो सिग्नल्स पहुंचे, फिर ये यहां से टकरा के वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यही जो क्षेत्र है ये आपका रेडियो तरंगे या रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो के संचारण में इसमें सबसे ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो आयन मंडल की यही विशेषता है, इसके लिए हम ये देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये बाह्य मंडल क्या है, ये 700 से 10,000 किलोमीटर तक उपस्थित है। फिर उसके बाद से आयन बाह्य मंडल में जब हम जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज हमने पढ़ लिया, वायुमंडल। अच्छा, अब आपको एक चीज जानने की आवश्यकता है कि वायुमंडल में ये जो परतें हैं या फिर जो ये गैसों का मिश्रण है ये क्यों टिका हुआ है। उसके टिके होने का एक कारण होता है। क्या कारण होता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है कि जो जितने भी हमारे ये क्षेत्र बने हुए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये उनके अलग अलग अपने अपने विभिन्न तरीके का जो उनका अवस्थिति है या फिर जो उनके अपनी विशेषताएं हैं, इन सब का बने रहने का कारण यही है कि इनका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होते हैं, ये पृथ्वी की तरफ खींचे रहते हैं, इसीलिए वो अपने पोजीशन पे इंटैक्ट हैं। लेकिन जब हम बाह्य मंडल में पहुंच जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो जब धीरे धीरे कम हो जाएगा तो बाह्य मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल ठीक से कार्य नहीं करता है। तो उसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सबसे ऊंची परत होती है और इसके सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। यहां पाए जाने वाले बेहद कम घनत्व के होते हैं, मतलब बहुत ही निम्न हो जाता है घनत्व वहां पे, और इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करता है। हमने क्या बोला था कि जो गैसेस होती हैं, जितनी भी गैस होती हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की तरफ जो होते हैं वो अट्रैक्ट रहते हैं, यानी पृथ्वी की तरफ उनका खिंचाव रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक अनुपात में बने रहते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि सम वायुमंडल होते हैं और विषम वायुमंडल होते हैं। सम वायुमंडल क्या होते हैं? सम वायुमंडल जो होता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। सम वायुमंडल से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य सम वायुमंडल से इतना ही होता है कि इसमें जो गैसों का अनुपात है वो हर जगह पे बराबर रहता है, एक जैसा रहता है। और जब हम विषम वायुमंडल यानी हम तापमंडल और बाह्य मंडल की स्थिति में आ जाते हैं, अवस्थिति में आते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि जो गैसों का अनुपात होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, वो हर जगह पे एक जैसा नहीं रहेगा। जैसा कि हमने देखा था सम वायुमंडल में, हमने आपको बताया था
कि जो गैसेस हैं वो किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, ये भी हमने आपको बताया। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद से ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद से आपका आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर अन्य गैसें आती हैं, बहुत सारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपकी ये देख ली थी। तो यहां पे आपका मेरे ख्याल से आपको वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, तो जो वायुमंडल है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वायुमंडल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब, या इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जितना भी आज तक हमने पढ़ा है, अभी तक जो जो चीजें पढ़ ली हमने, जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पर्यावरण पढ़ लिया, हमने पर्यावरण के घटक पढ़ लिए, हमने जैविक अजैविक घटक पढ़ लिया, हमने जो है स्थल मंडल पढ़ लिया, हमने जल मंडल पढ़ लिया, हमने वायुमंडल पढ़ लिया, और इसके बाद जो आता है एक जैव मंडल होता है, वो मैंने आपको कई बार बता दिया। पिछले 2 क्लासेस में हम जैव मंडल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जैव मंडल क्या होता है, जहां पे तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, और जीवन के लिए एक उपयुक्त पर्यावरण या उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है, जहां जीवन संभव हो सकता है, वो आपका जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से कौन सा विश्व विश्व उष्मायन का कारक होता है। मैंने आपको बताया था कल भी, हालांकि ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है विश्व उष्मायन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पे ये सब जानते भी होंगे कि कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन, ऊष्मा कब हो, कहां हो रही है। ठीक है, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है धरती से, ठीक है, धरती से ऊष्मा का निकलना और ऊष्मा का निष्कासन होता है। दूसरा होता है आपका वायुमंडल में ऊष्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, तो जो आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये एक प्रश्न पूछता है कि विश्व उष्मायन का कारक क्या है। जल प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, मृदा प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण हाँ, तो इसका हो गया आपका वायु प्रदूषण। अच्छा, ये ऑप्शन इधर उधर हो गए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, विश्व उष्मायन का क्या कारण है, इसके कारण हम आपको बताते हैं कि जैसे ये हमारी धरती है, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी कि जो ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि ये हम ले लेते हैं एक वृक्ष। ठीक है, ये सूर्य, इस सूर्य की ऊर्जा इस वृक्ष पे पड़ती है, और ये वायुमंडल है जिसमें ये CO2 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या होते हैं वायुमंडल, ये सूर्य हो गया, और ये हो गया आपका CO2। ठीक है, और ये धरती है। ठीक, यहां कोई आपकी ये नदी है। ठीक है, और ये आपका धरती। ठीक, तो ये जो एक ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वृक्ष जो हैं वो क्या करेंगे, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और जो हम मनुष्य हैं और जो भी जंतु हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में हमारे मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित की जा रही है, उसका उपयोग ये वृक्ष जो है वो क्या करेंगे, अपने इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में इसका काम करके ये अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, हवा का इधर से ये जमीन से अपनी जड़ों के द्वारा जो है ये जल ले लेते हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिल जाता है वायुमंडल से, और ऊपर से सूर्य की रोशनी है, ये सूर्य दादा है हमारे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये अपना भोजन का उत्पादन करेंगे। तो ये जो वातावरण में व्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कौन सी गैस है, ये विश्व विश्व उष्मायन के लिए एक प्रदायी गैस है। ठीक है, अगर जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन का एमिशन होगा, यानी कार्बन का उत्सर्जन होगा, विश्व उष्मायन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो
और ये कहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे होता है, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे होता है, ये वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो विश्व उष्मायन के लिए सबसे पहले क्या आ गया आपका, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण होगा तो विश्व उष्मायन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल की जो हमने 5 या 6 परत जो बताई हैं, वैसे 5 परत होती हैं, और आयन मंडल जो होता है वो तापमंडल के अंदर ही आता है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मैंने आपको क्या बताया था कि शोभ मंडल में तापमान गिरेगा, फिर तापमंडल में जाएगा, कुछ दूर जो है वो न बढ़ेगा न घटेगा, फिर तापमान बढ़ने लग जाएगा, फिर उसके बाद से हम जब जाते हैं किस मध्य मंडल की तरफ हम जब बढ़ते हैं, फिर तापमान गिरने लग जाता है, और जब तापमान गिरता है तो यहीं पे मध्य मंडल में सबसे ठंडी परत जो होती है वो कौन सी होती है, वो मध्य मंडल होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है, और यहां कितने तक जा सकता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान जा सकता है। और जो औसत तापमान होता है, औसत तापमान यहाँ पे वो होता है आपका -85 डिग्री सेल्सियस या फिर -120 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो ये हमने देख लिया। औसत तापमान, सबसे ठंडी परत वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, और इसका जो मैक्सिमम जा सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक। औसत तापमान जो -85 डिग्री सेल्सियस और या फिर -120 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है। हाँ बताइए भाई, हमने पर्यावरण 2 दिन से हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो क्या है पर्यावरण की परिभाषा। ऑप्शन में है आपका कि ए बायोटिक या बायोटिक घटक है, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, बायोटिक, अबायोटिक घटक। ठीक है, तो पर्यावरण अबायोटिक घटक जिसको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक घटक और बायोटिक घटक। ठीक है, तो ये हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, दोनों होते हैं पर्यावरण में। हमने आपको बताया है कि इसमें दोनों प्रकार के तत्व आते हैं, जैविक तत्व भी आते हैं, जैविक तत्व का मतलब बायोटिक तत्व, और अजैविक तत्व भी आते हैं, अजैविक तत्व का मतलब एबायोटिक तत्व। ठीक है, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, समुद्र तल के नीचे जो पृथ्वी पर वस्तुएं हैं वो भी मतलब वो किसी ना किसी का पर्यावरण तो होगा। ठीक है, पर ये इसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, चीजें जो हमको घेरती हैं, मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति का पर्यावरण वही होता है जो वो किसी एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन सामान्य तौर पर जब हम देखेंगे तो ये मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, इसको घेरे हुए जो भी चीजें हैं, यहाँ पे हवा है, मिट्टी है, मकान है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब अगर जिससे वो घिरा हुआ है वो पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के लिए जो एक सामान्य है बायोटिक और अबायोटिक घटक। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का जो मिश्रण है वो आपका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये हमने आपको बताया था अबायोटिक में क्या आते हैं, अबायोटिक में आपके भूमि आती है, सारी चीजें आ जाएंगी ना उसमें, सिर्फ यही नहीं ना है, उसमें आपका भूमि है, जल है, वायु है, ठीक है, ह्यूमस है, ये सारी चीजें आपकी अबायोटिक में आ गई। फिर ठीक है, बायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे, बायोटिक में आपको मनुष्य आ गए, पादप आ गए, वनस्पति आ गई, सूक्ष्म जीव आ गए आपके, सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल हो गए, कवक हो गए, वायरस विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ गई, ये सारी चीजें आपकी बायोटिक में आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अबायोटिक और बायोटिक घटक के मिश्रण को हम कहते हैं क्या, पर्यावरण। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, चीजें जो हमको घेरती हैं ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि बायोटिक और अबायोटिक घटक, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए इसका उचित जो है वो अबायोटिक और बायोटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों के विस्तार से बना हुआ है। ठीक है, वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों से, वायुमंडल में मैंने आपको जब बताया था, पढ़ाया था, तो वायुमंडल में हमने गैसों का एक वो बताया था कि कौन कौन सी गैस है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, कितना होता है उसका, करीब 78%। ठीक है,
फिर उसके बाद से आपका मैंने बताया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना था, करीब करीब 21%, टू बी प्रिसाइज 20.95 करके था कुछ, 20.95%। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आर्गन, आर्गन का क्या होता है, ए आर। ठीक, इसका कितना होता है, ये होता है 0.93। ठीक, फिर उसके बाद से आता है आपका सीओ टू, 0.003, 0.03। ठीक है, 0.03। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरी और भी गैसें आ जाती हैं, हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है। ठीक है, इस तरह की और गैसेस आ जाती हैं। तो हमने देख लिया ये क्या है आपका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे 99% जो है वो किसमें हो गई आपका, 78% नाइट्रोजन का हो गया और 21% आपका ऑक्सीजन का हो गया। तो जहां भी आपको ये ऑप्शन दिख जाए उसको आप टिक कर दीजिए। ओजोन ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना, करीब 21% और ये नाइट्रोजन करीब 78%। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मैंने आपको बताया 0.03 है, ओजोन और कम है, आर्गन जो है 0.93 है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण। अच्छा हाँ, ये यूपी टेट और सी टेट के लिए जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है कि शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो जो इसका उचित आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कि प्रत्यक्ष, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण का क्या मतलब होता है, शैक्षणिक भ्रमण इसलिए किया जाता है कि बच्चे वहां पे जाएं, वहां पे देखें, प्रत्यक्ष रूप से वो स्वयं अनुभव करें उस चीज को कि वहां क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय अध्ययन में जो होगा वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। ठीक है, ऊर्जा, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, शैक्षणिक भ्रमण से ऊर्जा कैसे विकसित होगी, हाँ ये हो सकता है, मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का हो सकता है, भाई वो जाए तो वो देखें, लेकिन वो कब होगा, जब वो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तभी तो वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, सामाजिकरण को बढ़ावा देना नहीं है, नहीं है, टीम भावना को बढ़ावा देना ये सामाजिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। मैंने आपको 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे निचली परत का नाम होता है शोभमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहेंगे इसको, ट्रोपोस्फियर। ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे कितना, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। ऊंचाई करीब 12 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे निचली परत, इस परत में ही और क्या होता है शोभमंडल में, शोभमंडल के बारे में मौसम जितने भी हैं, मौसमी परिवर्तन सब शोभमंडल में होते हैं, मौसमी परिवर्तन। ठीक है, वर्षा, गर्मी, शीत ऋतु, ये सब जो है शोभमंडल में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे निचली परत हो गई। पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है, भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, ये होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती हैं, हमने आपको बताया था कि जो डेफिनेशन थी कि किसी एक स्थान पर और किसी एक विशेष स्थान पर और विशेष समय में जो भी परिस्थितियां हैं जो एक मनुष्य को या फिर उसके आसपास का जो भी चीजें हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करती हैं या जिससे वो प्रभावित होता है, वो सारी दशाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी, उसका पर्यावरण कहलाएंगी। ठीक है, तो ये भी है। भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था भौतिक, भौतिक में क्या क्या हो गया, भौतिक ही आपकी एक तरह से अजैविक है। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है भूमंडल से आपका हो गया भूमि। ठीक, फिर आपका हो गया जलमंडल से आपका जल हो गया।
ये सब क्या होगा, ये सब आपके भौतिक उसमें आ गए। फिर जैविकी हमने देख लिया था, जैविकी क्या क्या है, जैविकी आपका मनुष्य, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, ये सारे जिसमें जीवन है वो सारे क्या कहलाएंगे, सजीव चीजें, वो आपकी कहलाएंगी जैविकीय। फिर सांस्कृतिक तत्व, ये हमने जो आपको सांस्कृतिक ये शब्द नहीं बताया था, बट ये सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव निर्मित, वो किस में आते हैं, वो आपका सांस्कृतिक में आते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित चीजें सांस्कृतिक में आती हैं। जैसे क्या हो गया, हमने अपने रिश्ते नाते बनाए हैं, हमने कुछ त्योहार बनाया है, ठीक है, और भी जो भी चीजें हैं, जो हमने कोई संस्कृति बनाई है, जिस क्षेत्र में आदमी रहता है उस क्षेत्र की एक संस्कृति हो जाती है। तो वो सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा निर्मित, वो मानव निर्मित के द्वारा, मानव द्वारा निर्मित है। तो ये किस में आता है, मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। ठीक है, ये मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। फिर अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमने देखा कि ये भी सही है, बी भी है, सी भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी। तो ये इसका सबसे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण किससे बनता है भाई। अभी हमने देखा कि पर्यावरण में क्या क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो इसका जैविक घटक भी होता है, अजैविक घटक भी होता है, भू आकृतियां घटक भी होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं भौतिक। ठीक, उपयुक्त सभी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। चलिए, उपयुक्त सभी हो गया इसका भी। पर्यावरण किससे बनता है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है भाई पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है, वायुमंडल। ठीक है, वायु में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं वायु में, तो पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को हम लोग कहेंगे वायुमंडल। और गैस कौन कौन से होती हैं ये हमने आपको बता दिया था, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद से आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर हीलियम होता है, नियॉन होता है। इस तरह से आपके सारे गैसेस हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, वायु एक क्या है, वायु एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है। ठीक है, कल जो हमने अपनी क्लास की थी उसमें हमने आपको बताया था कि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। यहाँ पे ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत है, ये मतलब ऑप्शन की नंबरिंग गलत है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमने आपको कल बताया था, वायु एक मिश्रण होता है, जो विभिन्न गैसों, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं पूछा जाता है आपके टेट और सी टेट में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो पीसीएस लेवल के भी हैं, पीसीएस के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर सिविल के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके टेट में, चाहे यूपी के टेट में पूछे गए हों, चाहे सेंट्रल के टेट में पूछे गए हों, चाहे फिर अन्य किसी राज्य के टेट में पूछे गए हों। ठीक है, तो उनमें से भी कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम मैंने आपको बताया पाई जाती है, हीलियम। रेडॉन, रेडॉन नहीं पाई जाती है। आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, और रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये नहीं पाई जाएगी, ये भी पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा क्या आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये हमने अभी देख लिया था, अभी हमने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताया था नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी 78%। ठीक, 21% किसकी होती है, ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है, 50% किसी की नहीं होती है, 27% किसी की नहीं होती है, 78% जो होगी ये नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। हमने जो इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले जिन जो प्रश्न किया था उसमें हमने आपको बताया था कि पेड़ पौधे किस चीज का अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल में व्याप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका वो अवशोषण करते हैं, और उसके द्वारा फिर वो अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, और उस भोजन का फिर वो उससे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो फिर बचता है
चलिए उसको हम आगे बताएंगे। एक लिंडमैन साहब का एक सिद्धांत है कि 10% जो भी ऊर्जा एक से दूसरे में जाती है, जब हम आगे पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, यानी परितंत्र के बारे में और फूड चेन के बारे में, तब हम उसके बारे में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे प्रदूषण को कैसे घटाते हैं, वायु प्रदूषण को घटाते हैं कैसे? वो जो वायुमंडल में व्याप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वैश्विक उष्मायन के लिए जिम्मेदार होती है, उसको वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ठीक है, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं भाई, कौन कौन से हैं पर्यावरण के अजैविक घटक? आसपास की वायु, हाँ बिल्कुल अजैविक घटक हैं। जल अजैविक घटक हैं। स्थल ये भी हैं। ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपके अजैविक घटक में। अजैविक घटक में आपका आसपास की वायु भी आती है, जल भी आती है, स्थल भी आती है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है पर्यावरणीय संदर्भ में जैविक शब्द से क्या अर्थ है? हाँ, तो भाई जैविक क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। पर्यावरण दो तरह के घटकों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है आपका जैविक घटक, एक होता है आपका अजैविक घटक। तो जो जैविक शब्द है यहाँ पे, इससे क्या तात्पर्य है? जैविक का मतलब वो होता है जिसके अंदर जीवन हो, जो सजीव हो, जो जिंदा हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जिसके अंदर जीवन है? तो वो है आपके मनुष्य हैं, हम प्राणी जगत है। ठीक है, तो मनुष्यों में जीवन है, पादप में जीवन है, पेड़ पौधे है, सुना होगा आपने कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक है, और वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, यानी वो स्वयं भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे हो गए आपका, इसको हम क्या कह देंगे? जिसके अंदर जीवन है, सजीव। ठीक है, जो जिंदा है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? वो जैविक का अर्थ हो जाएगा। निर्जीव आपका अजैविक होते हैं। ठीक, निर्जीव अजैविक है। जलवायु आपका क्या है? जलवायु आपका जलवायु क्या होती है आपकी? जलवायु आपकी अजैविक में ही आते हैं, लेकिन ये दूसरे तरह की चीज है, और अजैविक तो अजैविक ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाए, अजैविक का मतलब भाई निर्जीव हो गया, जो इसमें जीवन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका सजीव। जो भी चीज जिंदा है, सजीव जो है, वो आपका पर्यावरण में जैविक शब्द से अर्थ वही है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आपको बताए। अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इसके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें हमारी रह गई, हमने मोटा मोटी देख लिया है कि पर्यावरण देख लिया हमने, पर्यावरण के घटक देख लिए। ठीक है, पर्यावरण के घटक के बाद हमने क्या देख लिया कि स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल का कितना हिस्सा इसमें आता है, और जल मंडल का कितना हिस्सा आता है। इसको एक बार और मैं आपको बता दूंगा कि आप जानते होंगे जो धरती है हमारी, ठीक है, उस धरती पे, ये जो धरती है हमारी, कल भी मैंने आपको बताया था जब स्थल मंडल पढ़ाया था, तो इस धरती पे स्थल का जो भाग है वो कितना है? वो करीब करीब आपका, यानी इसको हम एक तिहाई लेके चलते हैं। और जो जल मंडल है वो आपका कितना है? जल जो होता है महासागर, वो 2/3 है। ठीक है, 2/3, करीब 71%। ठीक, और ये करीब 28.29% है। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीजें हैं, तो हमने ये देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, कल जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, उससे पहले हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, इस मतलब ये कल जो अगली क्लास होगी इसमें हम ये दोनों चीज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू। आप इसी तरह से उद्घोष एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और अन्य सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।